गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने संधारित्र के बारे में कुछ करा दिया था, ठीक है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले ये करते हैं कि हमारे पास कोई आवेशित चालक है और उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों देखो, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो हमारे पास क्या हो गया, ये कोई चालक हो गया। क्या है हमारे पास, ये कोई चालक है, ठीक है। अब ये बताओ, इस चालक को हम प्लस क्यों आवेश देते हैं, ठीक है। यानी इस चालक को हम क्या है, आवेशित करते हैं। और इस चालक को जब हम आवेशित करते हैं इसका मतलब कुछ कार्य किया जाता है, ठीक है। और यही कार्य क्या है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो सभी की प्यारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है, देखो डेफिनेशन क्या लिखनी है हमें कि ये कोई चालक है और चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम अब लिखते हैं क्या है कि किसी आवेशित या किसी आवेशित चालक को, या आवेशित यहाँ से क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से क्या है, हमारा फॉर्मूला निकलता है और उस फॉर्मूले की अब हम उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, कोई चालक है जिस पर क्या है, प्रारंभ में जो उसका विभव है शून्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं क्या कि माना किसी चालक को, देखो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं ये वाली जो अभी बताई, कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश, ठीक है, क्या करते हैं हम, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, यानी छोटे छोटे रूप में विभाजित करके देते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और जिससे चालक का विभव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, जिससे चालक का जो विभव है स्टार्टिंग में कितना था, शून्य, और जब हमने से कुछ आवेश दिया तो क्या हो जाता है, हमने मान लिया v हो जाता है, यानी शून्य से v हो जाता है। अब ये बताओ, कोई चालक है हमारे पास, इसका जो विभव है शून्य से कितना हो गया, v, यानी हमारे पास दो राशि मिल गई। तो तब क्या करते हैं हम, चालक का एवरेज निकाल लेते हैं, जो उसका विभव का एवरेज होता है, यानी चालक का औसत विभव। अब देखो चालक का जो औसत विभव होता है क्या होता है, ये बताओ। जब भी हम कोई दो राशि का औसत निकालते हैं a और b का, तो क्या करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ते हैं और जितनी इनकी संख्या होती है उससे क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमारे पास जो विभव है जीरो से कितना है, v है, तो क्या करते हैं जीरो प्लस के v, और अपॉन में क्या कर देते हैं 2, क्योंकि हमारे पास राशि 2 है, ठीक है, यानी जीरो और v संख्या 2 ही तो है इनकी। तो क्या होता है जो फॉर्मूला, कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद हो गए हमारे 0 और v, और पदों की संख्या कितनी हमारे पास 2। तो प्यारे बच्चे यहाँ से कितना मान मिलेगा, v/2। अब ये बताओ, जब हमने चालक को आवेश दिया, ठीक है, तो क्या है उसमें कुछ कार्य भी करना पड़ा। तो हम क्या लिखते हैं अब इसके बाद, कि आवेशित, ठीक है,
या ये कह लो यहाँ से कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। अब ये बताओ जो हमारा W होता है वो क्या होता है, V क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर जो विभव है हमारा कितना है, औसत विभव, लेकिन हम जो टुकड़ों में आवेश दे रहे थे क्या दे रहे थे हम, प्लस क्यों। अब यहाँ से W बराबर औसत विभव कितना है हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, V/2 और मल्टीप्लाई में कितना है क्यों, तो W बराबर, अब ये बताओ ये क्या मिल गया हमें, 1/2V क्यों। अब ये बताओ चूँकि, ठीक है, अब ये बताओ जो क्यों होता है हमारा चालक के लिए यदि उसकी धारिता C हो, ठीक है, और क्या हो उस पर विभव V हो, तो क्या होता है क्यों बराबर, यही तो होता है फॉर्मूला CV, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कराया था मैंने, C बराबर क्यों बटे V, कि क्यों अनुक्रमानुपाती V के होता है, तो W बराबर 1/2, तो यहाँ से V इंटू क्यू का मान कितना हमारे पास CV, तो W बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 CV², ठीक है, तो W की वैल्यू मिल गई। चूँकि हमें पता है कि चूँकि क्या पता है हमें कि यह कार्य है, ठीक है, यानी जो हमारी परिभाषा है उसके अनुसार यह कार्य किस में बदल जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसके अनुसार जो हमारा कार्य है किस में बदल जाता है, U में, तो U बराबर क्या लिख देते हैं हम, क्योंकि W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 CV²। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा सभी के। अब ये बताओ जो हमारा एक फॉर्मूला है इसे मैं नोट पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ ये कह लो, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आएगा 100%, 100% आएगा क्या ना, ठीक है। तो अब हम देखो इससे बाद में हमारे 2-3 फॉर्मूले और बनेंगे इसके, क्या बनते हैं, एक तो सबसे पहले देखो चूँकि, अब ये बताओ C बराबर क्या होता है हमारा, C बराबर, या C बराबर छोड़ो, V बराबर क्या होता है, V बराबर देखो फॉर्मूला क्यों बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा क्यों बटे C, तो यहाँ से जो V बराबर है क्यों बटे क्या हो जाएगा C। तब ये बताओ U बराबर 1/2, C तो जू का तू, लेकिन V का मान कितना है हमारे पास क्यों बटे C, तो इसका मतलब V का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा क्यों का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो U का मान हमें क्या मिल गया 1/2 Q²/C, एक फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों इन फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है, ठीक है, आई होप डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा फॉर्मूला है उस टॉपिक में 100% लगेगा। अब मैंने जैसे कि आपको पता है कि कल एक टॉपिक कराया था आवेशित चालकों को जोड़ने पर चालक की क्या उभयनिष्ठ विभव, क्या कराया था मैंने, आवेशित चालकों को जोड़ने पर चालकों का उभयनिष्ठ विभव, लेकिन हम यहाँ पर क्या है हमारी हेडिंग कुछ उसी बेस पर रहेगी लेकिन कुछ अलग रहेगी, क्या थी कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें भी ऐड कराई थी शायद जहाँ तक मुझे लगता है, जोड़ने ये हेडिंग जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास, ह्रास का मतलब होती है कमी, ठीक है, या तो तुम्हारी बेटा ये हेडिंग लिखी आएगी या फिर तुम्हारी जो हेडिंग है क्या आएगी वो ये आएगी कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में, या ये आ जाता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास के लिए फॉर्मूला स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या डायग्राम भी बनाए थे, इसमें क्या बनाए थे कि हमारे पास ये दो चालक है और क्या है इनकी धारिता C1 C2, ठीक है, इन पर विभव कितना है V1 V2, ठीक है, यही तो था, और इन पर क्या है जो आवेश है वो कितना है Q1 Q2, और इन्हें क्या है हम किसी तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं, संबंधित करने पर धारिता तो सेम ही रहती है, ठीक है।
सेम रहती है। और इनका जो आवेश है वो क्या है, आवेश, यानी हमने मान लिया इन पे क्यू डैश रह जाता है और इस पे क्यू टू डैश, लेकिन जो इन पर विभव है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। अब ये बताओ, पहले यहाँ पे चूंकि मैं लिख देता हूँ, अलग लिख लेना है तो ठीक है। उभयनिष्ठ विभव के लिए एक फॉर्मूला भी निकाला था कल हमने, क्या निकाला था, C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में C1 प्लस के C2। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब ये बताओ, अब हम आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास निकाल रहे हैं, और ऊर्जा के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, देखो सबसे मेन फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने पर, ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जब तक हमने चालकों को जोड़ा नहीं था, सबसे पहले तो निकालते हैं हम वह वाली ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास का मतलब है जो हमारी प्रारंभिक ऊर्जा है और उसके बाद जो हमारी ऊर्जा घटी, तो दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वही लिखते हैं, ठीक है। चलो ये वाली बात एक बार बीच में बताएंगे जब आएगी तो क्या मैटर है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, जो हमारी चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है, ठीक है। तो क्या निकालते हैं हम, चित्र से लिख दो यहाँ पे, चित्र से क्या है कि चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। अब हमने चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा मान ली U, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब हमने U मान ली, इसका मतलब है एक तो होगी हमारी चालक, जो हमारा फर्स्ट था चालक, ठीक है। ये हमने शायद A व B माने दिखे थे शायद, तो पहले चालक की ऊर्जा UA और UB। अब ये बताओ UA इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, कौन से के, इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमारी चालक A है, तो इसके लिए जो धारिता है कितनी हमारे पास, कितनी थी, C1, और B के लिए कितनी है, C2। तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 C1, और इसका विभव कितना था, V1 का स्क्वायर, और प्लस के इसी प्रकार B के लिए कितना था हमारा, C2V2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सभी की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो इससे आगे का पार्ट है। ये तो हो गया हमारा चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। अब देखो, अब हम निकालते हैं चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। अब ये बताओ, हमने चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा मान ली U डैश, क्योंकि कुछ ऊर्जा घटेगी जब हम उन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं हम, देखो चालक A की ऊर्जा क्या होगी फॉर्मूले के अनुसार, 1/2 C1V1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर उनका उभयनिष्ठ विभव लेते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद उनका जो विभव हो जाता था, कितना हो जाता था, V तो होता है उभयनिष्ठ विभव, अभी बताया था, ठीक है। तो वीडियो को पीछे करके देखें एक बार, जो बताई बात है अभी। और इसी प्रकार जो चालक B है, उसकी जो हमारी क्या है ऊर्जा होगी, कितनी होगी, 1/2 C2V का स्क्वायर। अब यहाँ से U डैश बराबर दोनों में से क्या कॉमन है, 1/, यानी कि 1/2 कॉमन है, और एक V का स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस के C2। अब ये बताओ, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, और V स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस के C2, ये बच गया। तब हमसे जो फॉर्मूला निकलवा रहा है क्या, ऊर्जा का ह्रास, ठीक है। ऊर्जा का ह्रास हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U बराबर, यानी क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो हमारी जोड़ने से पहले ऊर्जा थी और माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा, क्योंकि सबसे पहले जोड़ने से पहले हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और जोड़ने के बाद हमारी कम हो जाती है। मान लिया पहले 10 थी और बाद में कितनी हो जाती है, वो हमारी 8 रह जाती है। तो इसका मतलब ये हमने 10 मान ली और ये 8 मान ली, तो इसका मतलब कितनी ऊर्जा की कमी हुई हमारी, 10 में से 8 जाकर तभी तो 2 बचेगी, यानी वो 2 ही क्या निकलेगी हमारी कमी। तो उसी के आधार पर मैंने ये भी लिखा है कि डेल्टा U बराबर U माइनस के U डैश। तो ये क्या निकल जाता है हमारा, इन दोनों का अंतर निकल जाता है कि कितनी कमी होती है। अब ये बताओ, डेल्टा U बराबर, U की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/2 C1V1 का स्क्वायर और 1/2 C2V2 का स्क्वायर।
तो प्यारे बच्चों यही तो आई थी। और यू डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये अभी लिखी 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, ये थी। ठीक है, अब ये बताओ डेल्टा U बराबर पूरे पार्ट में से क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा C1 V1 का स्क्वायर और प्लस के कितना C2 V2 का स्क्वायर माइनस के यहाँ से क्या बचेगा C1 प्लस के C2। अब ये बताओ V की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, चूँकि देखो चूँकि V बराबर बताया था मैंने वो जो उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि V हमारा उभयनिष्ठ विभव है और उभयनिष्ठ विभव का कल वाली वीडियो में क्या आया था हमारा फॉर्मूला, यही तो आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। क्योंकि जब वो डेरिवेशन करवाया था मैंने कि उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या है कि कुल आवेश बटे कुल धारिता, और कुल आवेश हमारा Q1 प्लस Q2 आया था और Q1 बराबर क्या होता है CV, तो C1 V1 ले लिया था, Q2 बराबर C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो सभी की समझ में आ गया होगा। तो ये बताओ V की वैल्यू कितनी है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 और अपोन में क्या है C1 प्लस C2, इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने ये जो होल स्क्वायर था लिख दिया अलग अलग, क्योंकि एक ही बात है, या तो इसे पूरे ब्रैकेट में लिख लो या अलग अलग लिख लो, है तो दोनों का ही होल स्क्वायर अंश व हर का भी। अब ये बताओ C1 प्लस C2 से क्या हो गया हमारा, एक C1 C2 खत्म, तो डेल्टा U बराबर क्या बच गया हमारा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस के यहाँ पर देखो A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर डायरेक्ट कर दो अब। ठीक है, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो उसी के अनुसार जब हम C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है A का स्क्वायर, यानी C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हम इसे तो मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B, तो A का स्क्वायर फिर क्या है प्लस फिर B का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस के 2AB, A की वैल्यू कितनी है C1 V1 है और इनटू में कितना है B की वैल्यू कितनी है C2 V2 है। तो प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया ये। ठीक है, अब हम देखो इसके जो अपोन में था, अपोन में भी लिख दो पहले क्या था C1 प्लस के C2। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी के, ये यहाँ पर इनटू है, कभी कोई कुछ और चिन्ह लगा दो। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो कैलकुलेशन ही है, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जो कुछ आना जाना था हमारा यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसका लो एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी एक कंडीशन आती है तो इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें और फिर इन दोनों की आपस में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, जब हम देखो सब पूरे की मल्टीप्लाई पहले एक में करो फिर प्लस लगाकर पूरे की मल्टीप्लाई दूसरे में करो, क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है। ठीक है, अब देखो C1 की मल्टीप्लाई C1 में करते हैं तो क्या आता है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब C2 की C1 में गुणा करते हैं तो क्या आता है C1 C2 इसके साथ क्या है V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके साथ करो C2 के साथ करो, प्लस के क्या आता है C1 C2 C1 C2 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 और C2 क्या हो जाएगा हमारा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब ये क्या है हमारा माइनस। अब देखो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो माइनस की पूरे में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। इसका मतलब सारे क्या है प्लस के है, तो जब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो सारे क्या हो जाएंगे हमारे टोटली माइनस के हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। अब देखो माइनस हो जाएगा ये भी 2C1 V1 C2 V2। ठीक है, और इसके जो अपोन में था, अपोन में क्या आएगा हमारा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें क्या आ जाएगा C1 प्लस के C2। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया सभी के। तो डेल्टा U बराबर जो कटता है काट दो, देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 1/2 जो बच गया वो उठाकर लिख दो। कितना बच गया, एक तो बच गया हमारा ये C2 V1 का स्क्वायर प्लस के एक बच गया हमारा ये C1 C2 V2 का स्क्वायर, एक बच गया हमारा ये वाली टर्म, तो 2C1 C2 और V1 V2 एक ही बात है, आगे पीछे जैसे भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये क्या है C1 प्लस के C2। अब डेल्टा U बराबर 1/2। ठीक है,
अब ये बताओ इन सभी में से क्या कॉमन है हमारा, सभी में से, यानी कि क्या कॉमन है, पहले देखो C1 C2 सभी में से कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर और माइनस के 2V1 V2, ठीक है। और अपोन में क्या है इसके, C1 प्लस के C2, लेकिन C1 C2 क्या है, सभी में से कॉमन है। अब डेल्टा U बराबर, ठीक है, जो है हमने क्या है 1/2 C1 C2 हमने एक साथ ले लिए, ठीक है, ये हमने इस साइड में लिख दिया, देखो इस साइड में C1 C2, और अपोन में क्या लिख दिया इसके C1 प्लस के C2, ठीक है। और ब्रैकेट में बताओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB किसका फॉर्मूला होता है, यही तो होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन इसका बनता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास ज्ञात कीजिए। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में ये वाली बातें आ गई होगी, ठीक है। तो जो हमारा इससे अगला टॉपिक होगा तो उसके बारे में पढ़ते हैं अब थोड़ा बहुत। तो क्या है प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखो इसमें हम क्या मानते हैं कि माना हमारे पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र होता है कि ये एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी होती है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि माना, देखो क्या लिखते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, क्योंकि क्या है देखो समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें प्लेट X व Y, ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी होती है, ठीक है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, A। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि जब, ठीक है, किसी स्रोत द्वारा क्या करते हैं, किसी स्रोत द्वारा प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, क्या देते हैं हम, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने मान लिया प्लेट हमारी क्या है, उदासीन है, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के क्या रहते हैं, संपाती रहते हैं, यानी ऊपर नीचे ही, ठीक है। अब ये बताओ जब हमने प्लेट को क्या दे दिया, प्लस आवेश दे दिया, इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि प्लेट को हमने प्लस आवेश दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऋणावेश है, ऋणावेश क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्लस आवेश है ये तो बचेगा हमारा कहाँ पर, इस साइड में, क्योंकि देखो जो हमारा पॉजिटिव है ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जब प्रेरण की क्रिया होती है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा हमेशा क्या होता है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश ही उत्पन्न होता है, इस पे तो ऋणावेश उत्पन्न होता है, लेकिन जो उसका धनावेश रहता है वो बाहर की ओर चला जाता है। और लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी प्लेट को हम किससे जोड़ देते हैं, तार के द्वारा, किससे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी जितना भी इस पर धनावेश आता है वो सारा पृथ्वी में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कुछ बातें पता लग गई, तो हमें सिर्फ यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो चलो एक बात और बता दो, अब ये बताओ इसके अंदर प्लस और ऋणावेश है, तो ये बताओ हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो क्या होती है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यही तो होती है, यानी पॉजिटिव से दूर और निगेटिव के पास की ओर। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र रहती है तो आवेश के कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जो हमारी ये रेखा इसी है कि इसे किसे प्रदर्शित करती है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसकी थ्योरी पार्ट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि माना, ठीक है, संधारित्र की प्लेट X तथा Y के, बट छोटा छोटा ही लिखवाता हूँ, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, D है, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्रत्येक जो हमारी प्लेट है, क्या बताया था क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि जब
प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। हमने क्या दे दिया, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो क्या बताया था मैंने कि प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर, ठीक है, क्या आ जाता है, ऋणावेश, ठीक है, यानी ऋणावेश आ जाता है। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। और जबकि इसका बाहरी धनावेश किससे जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण, ठीक है, उसमें चला जाता है। तो इस प्रकार पता लग गया। तो क्या कहते हैं हम फिर इस प्रकार कि इस प्रकार देखो, जब पॉजिटिव तो उसका पृथ्वी में चला गया, तो फिर क्या लिखते हैं हम कि इस प्रकार इसमें क्या है, एक तरफ तो पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या लिखते हैं इस प्रकार। तो क्या लिखना है पहले बच्चों कि जो इसका क्या है कि प्लेटों के बीच, इस प्रकार प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जिसकी प्रकृति क्या होती है, एक समान होती है। तो अब ये बताओ बच्चों, जब प्लेटों के बीच में, देखो एक बार डायग्राम यहाँ पर भी बना देता हूँ। देखो डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनाना है, क्लियर स्पष्ट रूप से। यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस साइड में सभी जगह निगेटिव, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है, ये तार ऐसे लाकर इस पृथ्वी से जोड़ना है। इधर भी क्या करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। ये x लिखना है, ये y लिखना है, बीच की दूरी d लिखना है। तो समझ में आ गया। अब ये बताओ यहाँ से, जब इनके बीच में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच में क्या है, कोई माध्यम है, या ये हमारा क्या है, किसी माध्यम में रखा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, जब हमारे पास प्लेट होती है, ठीक है, तो प्लेट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और वो क्षेत्रफल भी कितना माना हमने, a। तो इसका मतलब क्षेत्रफल के कारण इसमें क्या होगा, पृष्ठीयावेश घनत्व। तो क्या मानते हैं हम कि माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है हमारे पास, सिग्मा है। तब देखो मैं मेन चीज़ बता देता हूँ एक बार तुम्हें, जो कहना क्लियर डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हमें प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसके बाद हमारे पास एक E बराबर, ठीक है, एक फॉर्मूला था V/D, जब मैंने विभव प्रवणता कराई थी। इसके बाद तुम्हें ये लगाना है, और इसके लगाने के बाद, ठीक है, हमें C बराबर Q/V लगाना है, और इन 3 स्टेप में हमारा डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखो ये सबसे पहले E का फॉर्मूला लगाना है प्लेटों के लिए। अब E बराबर V/D लगाना है, क्योंकि 2 प्लेटें हैं और इनके बीच में कुछ विभवांतर होगा, इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, तो इसलिए ये लगाते हैं। इसके बाद हमें धारिता ज्ञात करनी है, तो C बराबर Q/V, डेरिवेशन खत्म, ठीक है। तो इसके बाद में देखो क्या करना है, आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। तब प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बताओ E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे प्लेटों के बीच में, यही तो होता है, हमने डेरिवेशन निकाला था जी, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव हो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि माध्यम हो,
ठीक है। तो माध्यम में क्या कर देते हैं हम, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये बताओ चूंकि सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला लिखवाया था क्यू बटे ए, तो यहाँ से ये बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा के स्थान पर क्यू बटे ए, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था हमारा, यही तो था कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। देखो जो हमारा सिग्मा है इसकी वैल्यू रख दी, समीकरण 1 मान ली। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी भी डी है, तो तब क्या करते हैं हम, तब देखो प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करते हैं, उत्पन्न विभवांतर। अब ये बताओ उत्पन्न विभवांतर, चूंकि एक फॉर्मूला था वैसे ही बता देता हूँ। ई बराबर क्या था हमारे पास, ई बराबर वी बटे डी, तो यहाँ से जो उत्पन्न विभवांतर होगा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। अब ये बताओ वी बराबर ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, और डी जू का टू। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, समीकरण 2। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से जो ई की वैल्यू यही तो है, रख दी। अब इसके बाद में हम क्या मान लेते हैं कि माना जो हमारा संधारित्र है, देखो 3 स्टेप ही तो, अब लो 2 स्टेप लगे हमारे। ठीक है, जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र की धारिता कितनी है, सी है। तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सी बराबर क्या बताया था, क्यू बटे वी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि समीकरण 2 से जो हमारी वी की वैल्यू है वो रख देते हैं हम इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ से सी बराबर क्या कर देते हैं, देखो क्यू बटे, ठीक है। अब इसकी वी की वैल्यू कितनी है हमारी, यही तो है क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इनटू में क्या है इसके डी वी है, क्यों से क्यों ख़त्म, ये पहुंच गया हमारा ऊपर। ठीक है, ये पहुंच गया हमारा ऊपर। तो ये बताओ सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला आ गया यदि माध्यम हो इनके बीच में। ठीक है, और यदि जो संधारित्र है, ठीक है, यानी संधारित्र कहाँ पर रखा हो, निर्वात में रखा हो, तब निर्वात के लिए हम के की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, और इसके लिए जो हम धारिता मान लेते हैं निर्वात के लिए सी नोट, तो के की वैल्यू रख दो ए, तो क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट, क्योंकि के की तो वैल्यू 1 हो गई, और अपॉन में डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो हमारी सी की निर्भरता है, निर्भरता वो तुम्हें अपने आप खुद ही लिखनी है। क्या लिखनी है कि जो हमारी चालक की धारिता है वो माध्यम पर निर्भर करती है, या ठीक है, यानी वो हमारी क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। वे जो मैंने पहले पॉइंट लिखवा रखे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, यानी जो चालक की धारिता के बारे में या संधारित्र की धारिता के बारे में जो लिखवा रखे हैं वही लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो सभी की समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा क्या ना, मुझे भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा और करवा था। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।